तो अब आगे चलेंगे। इससे राज्यसभा पढ़ रहे थे, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250, ये हमने पढ़ी। फिर योग्यता पढ़ी कि योग्यताएं कौन कौन सी होती है। हमने ये पढ़ा कि किस राज्य में कितने सदस्यों का चुनाव होता है या कितने सदस्यों को चुन सकते हैं हम, किस राज्य से कितने सदस्य चुन के आते हैं। तो अपने राज्य राजस्थान से 10 सदस्य जाते हैं, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से 31 जाते हैं। फिर हमने योग्यता में पढ़ा कि भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, किसी लाभकारी पद पे नहीं होना चाहिए, दिवालिया, पागल या अपराधी घोषित नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो देश का क्या नहीं बन सकता? राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। इसके बाद आगे की बात करें तो हमने उसका कार्यकाल पढ़ा कि 6 वर्ष होता है, स्थायी होता है, कभी भंग नहीं होती लोकसभा। स्थायी होने के कारण प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य क्या रहते हैं? रूटीन में बदलते रहते हैं। पुराने हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो गया वो चले जाते हैं और नए आ जाते हैं। फिर हमने गणपूर्ति पढ़ी कि 1/10 सदस्य होंगे तभी राज्यसभा का सत्र है वो चलेगा, मान्य होगा, अन्यथा नहीं मान्य होता है। फिर निर्वाचन पढ़ा कि निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है निर्वाचन। अप्रत्यक्ष रूप से होता है तो अनुपातिक एकल मत संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होगा, ये हमने पढ़ा। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि 2 नए बदलाव कर दिए कि जिस राज्य से जो राज्यसभा का सदस्य चुना जाएगा उस राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम होना अनिवार्य है। दूसरा हमने बदलाव पढ़ा कि जो विधानसभा के जितने भी सदस्य वोट डालेंगे वो प्रत्यक्ष रूप से डालेंगे, लेकिन गुप्त तरीके से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर हमने पढ़ा पदाधिकारी राज्यसभा का जो प्रमुख पदाधिकारी होता है सभापति होता है। अध्यक्ष जिन्हें हम कहते हैं वो सभापति, तो देश का उपराष्ट्रपति बनता है इसका सभापति। उपसभापति ये अपने में से एक सदस्य को बनाते हैं, एक सदस्य को चुनते हैं। इसके बाद उपसभापति बना लिया तो इनके कार्य क्या होंगे? जैसे भाषण देना, किसी कार्य प्रणाली से संबंधित प्रश्नों को तय करना, या फिर किसी विचाराधीन प्रश्न पे मतदान परिणाम घोषित करना, ये इनके क्या रहते हैं? मुख्य कार्य रहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे शपथ कि शपथ कौन दिलवाता है। अनुच्छेद 99 कहता है, 99 कहता है कि उपराष्ट्रपति दिलवाएगा। कौन दिलवाएगा? उपराष्ट्रपति। की राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाने का काम करता है वो उपराष्ट्रपति करता है, शपथ दिलवाता है हमेशा उपराष्ट्रपति। फिर पूछ ले कि त्यागपत्र भी किसे देंगे? ये शपथ उपराष्ट्रपति दिलवाएगा तो राज्यसभा का सदस्य त्यागपत्र 99 अनुच्छेद के अनुसार, किस अनुच्छेद के अनुसार? 99 उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा के जितने भी सदस्य चुनकर जाएंगे वो शपथ उनको दिलवाने का कार्य करता है उपराष्ट्रपति, और ये अपना त्यागपत्र भी किन्हें देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। ये थी इसकी रचना या इससे संबंधित। अब पढ़ेंगे राज्यसभा की शक्तियाँ। अनुच्छेद 99 में ही शपथ लेगा, अनुच्छेद 99 में ही त्यागपत्र देगा। तो राज्यसभा के कार्य या शक्तियाँ, राज्यसभा के कार्य या शक्तियाँ कि राज्यसभा के कौन कौन से कार्य होते हैं या कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। कि कार्य कौन कौन से मिले हैं? पहली है विधायी शक्तियाँ। पहली कौन सी है? विधायी कार्य भी कह सकते हैं या विधायी शक्तियाँ भी कह सकते हैं कि राज्यसभा के पास विधायी, तो लोकसभा के समान ही, किसके समान? लोकसभा के समान ही विधायी शक्ति या विधायी कार्य राज्यसभा को प्राप्त होते हैं, राज्यसभा के होते हैं। जिस प्रकार से लोकसभा को विधायी शक्तियाँ मिली होती है या लोकसभा के समान ही विधायी शक्ति किसे मिली है? राज्यसभा को मिली है। किसी विधेयक पर विवाद होने पर दोनों सदनों की क्या बुलाई जाएगी? बैठक। कि अगर
किसी विधेयक पर, विधेयक का मतलब होता है कानून, पारित जब किया जाए, प्रस्ताव, जब कानून बनाने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है तो किसी विधेयक पर विवाद होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी कि किसी विधेयक पर विवाद हो गया या विवाद चल रहा है तो उसके लिए, उसको दूर करने के लिए उस पर संयुक्त बैठक का आयोजन करता है। और संयुक्त बैठक बुलाने का मैंने कहा था, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? देश का राष्ट्रपति बुलाता है। तो विवाद हो जाए, किसी विधेयक को पारित करना है या कानून को पारित करना है तब, तो ऐसी अभी तक संयुक्त बैठक का 2 बार ही बुलाई गई है। आपसे पूछ ले कि संयुक्त बैठक अभी तक कितनी बार? 2 बार ही बुलाई गई है। कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कितनी बार? 2 बार। किस दोनों सदनों को एक जगह एक तरीके 2 बार किया गया। एक तो 1961 में किया गया था प्रथम बार। किस विधेयक पे संयुक्त बैठक बुलाई गई थी? दहेज निषेध विधेयक के लिए, दहेज निषेध विधेयक के लिए, कि दहेज को समाप्त, जो दहेज प्रथा है उसको समाप्त करने के लिए विधेयक लाया गया था संसद में 1961 के दौरान। तो उस 1961 के अंदर दोनों की संयुक्त बैठक हुई थी राष्ट्रपति के कहने पे, और दूसरी बैठक का आयोजन हुआ था 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए। 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए, कहने का मतलब पहली शक्ति पढ़ रहे थे हम, राज्यसभा का कार्य या शक्ति पहली थी विधायी कार्य, कि लोकसभा के समान ही विधायी शक्तियाँ मिली होती है। किसी विधेयक पर विवाद हो जाए, जैसे लोकसभा विधेयकों को पारित करेगी वैसे ही कौन करेगी? राज्यसभा। किसी विधेयक पर विवाद हो गया, विवाद होने पे दोनों की संयुक्त बैठक का आयोजन होता है, दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और ऐसी स्थिति भारत में कितनी बार हुई है? 2 बार ही हुई है। 1961 में दहेज निषेध विधेयक के लिए बुलाई गई थी, 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग के विधेयक के लिए बुलाई गई थी। 2 नंबर इसकी शक्ति है, वो है संविधान संशोधन की शक्ति। 2 नंबर पूछ ले आपसे कि राज्यसभा की शक्ति कौन सी है, तो संविधान संशोधन की शक्ति। दो नंबर कार्य संविधान संशोधन की शक्ति या कार्य, संविधान संशोधन का भी कार्य कह सकते हैं। तो ये क्या कहता है कि संविधान संशोधन की शक्ति है, संविधान में बदलाव की जो शक्ति है वो लोकसभा के समान ही मिली है। किसके समान मिली है? लोकसभा के समान ही। कि राज्यसभा को जिस प्रकार से लोकसभा को शक्ति दी गई है संविधान संशोधन की, उसके समान ही शक्ति किसे मिली है? राज्यसभा को मिली है। कहने का मतलब ये दोनों ही बदलाव कर सकते हैं। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है। कि संविधान संशोधन में अगर असहमति उत्पन्न हो जाए, असहमति कि जब इनके विचार मेल नहीं खाएं किसी विधेयक को लेकर, संविधान संशोधन के विधेयक को लेकर, तो संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं होता है, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, नहीं बुलाई जाएगी। कि जब संविधान संशोधन को लेकर अगर कोई ऐसा विवाद हो गया, असहमति हो गई, तो संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं हुआ है। अभी तक विवाद पूछ ले 3 बार हुआ है, 3 बार असहमति बनी है, 3 बार असहमति की राज्यसभा और लोकसभा में। अभी तक कितनी बार? कि संविधान संशोधन से संबंधित शक्ति को लेकर 3 बार। 1970 में बनी थी पहली बार,
1970 में। पूछ ले कि असहमति कब बनी थी दोनों सदनों में? 1970 में बनी थी। प्रीवरस समाप्त करने से संबंधित परस भत्ता समाप्त करने से संबंधित। पहली बार असहमति कब बनी थी कि प्रीवर्स जो भत्ता है उसको समाप्त करने से राज्यसभा द्वारा अस्वीकार कर लिया गया कि इसे राज्यसभा ने क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। दूसरी 1978 में, 45वां संविधान संशोधन को लेकर, 45वां संविधान संशोधन को लेकर कि दूसरी बार असहमति बनी थी दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में। 45वां संविधान संशोधन को लेकर लोकसभा द्वारा इस प्रस्ताव को पास किया गया था, लेकिन राज्यसभा ने क्या कर दिया? राज्यसभा ने पास किया था। लोकसभा ने 45वें संविधान संशोधन में केवल 5 ही प्रस्ताव पास किए थे, लोकसभा ने बाकी नहीं किए थे, जिस कारण असहमति बन गई। तीसरी 1989 में कब बनी थी? 1989 में असहमति बनी थी। पूछ ले कब बनी थी? 1989 में बनी थी 64वें और 65वें संविधान संशोधन को लेकर। किसको? 64वें और 65वें संविधान संशोधन। 64वां 65वां संविधान संशोधन लोकसभा द्वारा मना कर दिया गया संशोधन को लेकर। पहला तो है 1970 में, इसे राज्यसभा द्वारा असहमत किया गया। 78 में 45वां संविधान संशोधन, इसमें लोकसभा ने 5 ही प्रस्ताव पास किए, बाकी नहीं किए। और 1989 में 64वां और 65वां संविधान संशोधन हुआ था, उसको लेकर क्या हुआ? असहमति बनी। फिर चौथी असहमति बनी थी 41वें संविधान संशोधन को लेकर। 41वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें असहमति बनी थी। राज्यसभा ने केवल एक ही प्रस्ताव पास किया था, एक ही प्रस्ताव पास किया था इसका, बाकी जो प्रस्ताव है वो पास नहीं किए। तो आपसे पूछ ले कि संविधान संशोधन की शक्ति है लोकसभा के समान ही राज्यसभा को मिली हुई होती है। अभी तक इनकी अगर असहमति हो जाए किसी भी विधेयक पे तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों का आयोजन नहीं किया जाता है। दोनों सदनों में अभी तक तीन बार असहमति हुई है। पूछ ले कि कितनी बार? 3 बार असहमति हुई है। पहली बार 1970 में हुई थी, प्रीवर्स भत्ता समाप्त करने से संबंधित, राज्यसभा ने अस्वीकार किया था। 1978 में 45वां संविधान संशोधन, जिसमें 5 प्रस्तावों को लाया गया, लोकसभा ने पास किए। 1989 में 64वां और 65वां संविधान संशोधन लोकसभा ने पास नहीं किया। ऐसा माना जाता है 41वां संविधान संशोधन है, उसमें राज्यसभा ने एक ही प्रस्ताव पास किया था। फिर आगे वाली शक्ति है वित्तीय शक्ति। तो हमने 2 पढ़ ली शक्तियाँ, विधायी और संविधान संशोधन से संबंधित। आगे वाला कार्य है वित्तीय कार्य या वित्तीय शक्ति। 3 नंबर वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लोकसभा को ज़्यादा शक्ति मिली है, ध्यान में रखना। किसको ज़्यादा? लोकसभा को ज़्यादा शक्ति मिली है और राज्यसभा को कम शक्तियाँ मिली है। कहने का मतलब सबसे पहले लोकसभा में वित्त विधेयक रखा जाएगा। आपसे पूछ ले सबसे पहले वित्त विधेयक कहाँ रखा जाता है? कि सर्वप्रथम वित्त विधेयक लोकसभा में रखा जाता है, कि वित्त विधेयक सबसे पहले कहाँ रखा जाता है? लोकसभा में रखा जाता है, और लोकसभा में पास होने के बाद ही राज्यसभा के पास पहुँचेगा, अन्यथा नहीं पहुँचेगा। मान्य किसका होगा? लोकसभा का होगा। लेकिन राज्यसभा महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाती है? कि लोकसभा के बाद कहाँ आता है? विचार विमर्श के लिए राज्यसभा में आता है 14 दिन।
क्या चलता है उसमें राज्यसभा द्वारा 14 दिन ही राज्यसभा द्वारा विचार विमर्श किया जाता है या किया जा सकता है। तो वित्तीय से संबंधित लोकसभा को शक्तियाँ मिली है अधिकतर। सबसे पहले सर्वप्रथम वित्त विधेयक है वो लोकसभा में रखा जाएगा, राज्यसभा द्वारा 14 दिन ही उस पर विचार विमर्श किए जाते हैं, उसके बाद वित्त विधेयक मान्य होता है। फिर आगे वाला 4 नंबर शक्ति कार्यपालिका से संबंधित शक्ति कौन सी है? कार्यपालिका से संबंधित शक्ति, कार्यपालिका से संबंधित शक्ति 4 नंबर जो शक्ति मिली है राज्यसभा को वो कार्यपालिका से संबंधित। कहने का मतलब राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से पूरक व प्रश्न पूछ सकते हैं कि राज्यसभा जितने भी मंत्री होते हैं, हमने पढ़ा मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं तो वो मंत्रियों से प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं। तो मंत्रियों की आलोचना करने का भी अधिकार किनके पास है? राज्यसभा का। और प्रश्न पूछने का भी अधिकार किसके पास है? राज्यसभा को। तो राज्यसभा मंत्रियों से प्रश्न भी पूछ सकती है, उनकी आलोचना भी कर सकती है और इतना ध्यान रखना है अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती। इन पे अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता कि राज्यसभा कोई भी लोकसभा का मंत्री हो या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं उन मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है, उनसे विचार विमर्श कर सकती है, उनकी आलोचना कर सकती है, लेकिन उन्हें हटा नहीं सकती। तो ये हो गई कार्यपालिका से संबंधित। इसके अलावा राज्यसभा है ना, राज्यसभा 5 नंबर निर्वाचन संबंधी शक्ति, निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन संबंधी शक्ति कौन सी है कि लोकसभा के साथ मिलके, किसके साथ मिलकर? लोकसभा के साथ मिलके राज्यसभा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं या मतदान में भाग लेते हैं। कि राज्यसभा है वो निर्वाचन संबंधी शक्ति कैसी है? लोकसभा के साथ मिलके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और राष्ट्रपति पे जब महाभियोग लगता है तो महाभियोग नहीं लगा सकती। सर्वप्रथम महाभियोग कौन नहीं लगा सकती? राज्यसभा महाभियोग भी लगा सकती है। महाभियोग भी लगाया जा सकता है। तो आपसे पूछ ले कि निर्वाचन संबंधी लोकसभा राज्यसभा का चुनाव करेंगे और उन्हें हटाने का भी अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास है। एक माह से ज़्यादा अगर राष्ट्रपति को, किसको? राष्ट्रपति को 1 माह से ज़्यादा आपातकाल रखना है तो आपातकाल जारी रखने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा से भी क्या होने चाहिए? पास होने चाहिए। कि जब राज्यसभा भी 1 माह से ज़्यादा क्या है आपातकाल को लागू करने की तो कौन घोषणा करेगी? आपसे पूछ ले 1 माह से ज़्यादा प्रस्ताव पारित होने चाहिए। अगर कोई विषय राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना हो तो उसके बाद संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। तो ये थी अपनी राज्यसभा। राज्यसभा की हमने शक्तियाँ पढ़ी। विधायी शक्ति, विधायी शक्ति में कानून निर्माण से संबंधित बात करें तो विधायी शक्ति मिली हुई थी। कहने का मतलब है कि जैसे विधायी शक्ति लोकसभा को मिली होती है उसी प्रकार